ठीक है। अच्छा, IIT दिल्ली में ही पहला? हाँ, पर जब होस्ट किया तो पता लगा कि अच्छा आपके पास जब आप परफॉर्म करते हो तो सिर्फ 5 मिनट होते हैं या 3 मिनट होते हैं, लेकिन जब आप होस्ट करते हो तो आपके पास पूरी कमान होती है कि आप बार बार स्टेज पे जाओगे तो पहली जॉब के बाद 1.5 साल तक मैंने सिर्फ पोइट्री और ये सब एक्सप्लोर किया। फिर मुझे लगा कि यार इससे अभी वो सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। पर मेरे को लगता है कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंड ले आते हैं, राइट? जैसे मनहर जो है ना, फेमस है, वो एक याया बूट वाला है, तो उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा फंड आ रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरे या साथ के ही आर्टिस्ट हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो सब ही जूझ रहे हैं। वायरल होने के लिए मुझे नहीं लगता कि कंटेंट आपको लिखना चाहिए, पोइट्री लिखनी चाहिए। कंटेंट तो हो सकता है, पर पोइट्री मुझे लगता है कि आपका आर्ट आपको वायरल कराने This is Upshup Radio. टुडे वी हैव विद अस रतन जायसवाल, जो दिल्ली पोइट्री सर्किट के एक चमकते सितारे हैं, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़े होने वाले हैं। और हमने सोचा एक अपॉर्चुनिटी ले लो और अभी इनको बिठा लो ताकि ये बहुत ज़्यादा फेमस ना हो जाए और फिर हमें डेट लेनी पड़े। इसलिए तो अब हमारे साथ ये हैं, तो इनसे मिलते हैं। कैसे हो? मैं यार बढ़िया हूँ, बस क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है। हाँ। आज किस बारे में बात करनी है वो? आज हम मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ? क्योंकि नॉट एवरीबडी परस्यूज व्हाट वी हैव परस्यूड, राइट? जो आपने परस्यू करा वो तो बहुत ही कम, शायद 1% होंगे जो लिखते होंगे, उनमें से भी 1% होंगे, है ना? तो मेरे को अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि हाउ यू वेंट फ्रॉम अटेंडिंग पोइट्री इवेंट्स, देन होस्टिंग, क्योंकि आपने होस्ट भी बहुत जगह किया हुआ है, एंड देन ऑर्गेनाइजिंग योर ओन इवेंट। हाँ, तो वही है कि लाइक यू सेड कि इवेंट कराना, इवेंट में सबसे पहले तो इवेंट में परफॉर्म करना, फिर इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, और फिर एक और चीज़ आपने होस्ट करना। तो इवेंट शुरू मैंने परफॉर्म करना तो यार ऐसा शुरू किया था कि 2018 में वही पहली जॉब मैंने छोड़ी थी अपनी। और वो छोड़ी भी इसी वजह से थी कि मेरी एक्चुअली उस जॉब में शिफ्ट चलती थी, तो एक हफ्ते मॉर्निंग, एक हफ्ते इवनिंग, फिर नाइट। तो मैं नाइट शिफ्ट में जब होता था तो उस टाइम पे इतना एक्सेसिबल होता था कि आप मतलब कि बहुत कम लोग होते थे, तो आप टाइम मतलब क्योंकि बहुत कम लोग होते थे तो हर समय काम नहीं होता था, तो आप थोड़ा सा बाकी चीज़ें भी अपना स्पेस ले सकते हो। तो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह में चलाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस देखें इवेंट की, फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ये परफॉर्म भी कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं लिखता तो था, तो यार वही फिर उनको मैंने टेक्स्ट किया, फिर उधर से रिप्लाई आया कि ओपन माइक में आप परफॉर्म करो। वो मुंबई का प्लेटफॉर्म था, तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली में देखो, और ओपन माइक्स होते थे। तो उस टाइम पे मुझे पहली बार वो वर्ड ओपन माइक मैंने सुना। ओपन माइक, और मेरे को कॉन्सेप्ट ऐसे पता था कि आप जाओ और आपको माइक दे दिया जाएगा। हाँ, मतलब एक्चुअली वही होता है कि एक माइक रखा है, आप वहाँ पे कुछ भी जो चाहें बोल सकते हैं। तो फिर वहाँ से फिर चीज़ें शुरू हुई, सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कहाँ पे चीज़ें होती हैं दिल्ली में। तो एक वर्कशॉप अटेंड किया जॉब के दौरान ही, और हौजखास में या कहीं पे, हाँ हौजखास में ही था। फिर उसके बाद जॉब छोड़ी, और इसी के लिए नहीं, एक्चुअली जॉब में भी मन नहीं लग रहा था, लग रहा था कि कुछ और भी करना है, राइट? तो फिर इतना तो पता लग ही गया था कि लिख भी रहा हूँ मैं। तो वही फिर 2018 में पहली बार एक IIT दिल्ली में एक उस टाइम पे फेस्टिवल चल रहा था, उस टाइम पे ही वहाँ पे रजिस्टर किया और परफॉर्म करने चले गए। अच्छा, IIT दिल्ली में ही पहला? हाँ, वाह। तो एक्चुअली वो हुआ क्या कि IIT दिल्ली में पहला परफॉर्मेंस था, लेकिन वहाँ पे तो पहली वीडियो जब आती है ना, पहली बार जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो आप चाहते हो कि ये रिकॉर्ड हो। उस टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट होती थी स्टार्टिंग में, 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, है ना। और वो एक एक्साइटमेंट भी और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी ना, कि वहाँ पे मैं गया और मैं वेट कर रहा था कि वो 2 शिफ्ट में इवेंट था, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग वाला ख़त्म हो गया, एक्चुअली मेरा मॉर्निंग में था,
बट वो इवनिंग में एक्सटेंड हो Postpone हो गया, गया, right. हाँ, और कहीं ना कहीं वो मैं अंदर से एक एक्साइटमेंट भी थी कि जल्दी से नाम आ जाए मेरा और मैं परफॉर्म करके यहाँ से निकलूं, और एक वो नर्वसनेस भी थी कि यार कहीं मेरा नाम आ जाए। तो वो बहुत बीच में मैं फंसा हुआ था और मैं ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था, चीज़ें चल रही थी। फिर शाम में जाके परफॉर्म किया, वहाँ पे एक दो दोस्त मिले जो अभी तक साथ में हैं, जिनके साथ चल रहे हैं इवेंट्स वगैरह, हम लोग साथ में बैठते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई बेसिकली परफॉर्मेंस की। और परफॉर्म करते हुए मुझे ये लगता है कि जो वो स्कूल के टाइम पे नहीं होता था कि मेरा नाम ना आ जाए, मेरा नाम ना आ जाए, और आ जाए Exactly. क्योंकि मैंने प्रिपेयर तो करा है भाई, मेरा आना तो चाहिए। डिबेट में मैं सबसे बढ़िया प्रिपेयर करके आया हूँ, तो मेरा आ भी जाए और ना भी आ जाए, तो वो जो वापस आ जाता है ना स्कूल का। हाँ, वो स्कूल का भी है। एक बार मैं स्कूल में भी गया था परफॉर्म करने, परफॉर्म नहीं सॉरी, न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ते थे वहाँ पे। हाँ, तो वो मैं पढ़ के गया था कि न्यूज़ आज फॉर द डे, हाँ, असेंबली में जाके, और मैं सबसे पहले पीछे जाके असेंबली में खड़ा हो गया कि मैं आज ये न्यूज़ पढ़ूंगा, और जैसे ही असेंबली शुरू होने वाली थी मैं भाग के आके लाइन में लग गया। नहीं हो पाएगा भाई। फिर वो डर, फिर धीरे धीरे कॉलेज वॉलेज में फिर कुछ कुछ करते हुए मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल में जब लिखता था तो मैं अपनी पोइट्रीज और बच्चों को दे देता था कि आप सुनाओ, आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आप सुनाओ। मेरा नास में ना बस नाम लिख देना, रिटन बाय, मैं उसमें क्रेडिट्स। तो वहाँ से फिर वो परफॉर्मेंस वाला हुआ। उसी दौरान जो दोस्त मिले वो लोग कुछ कुछ इवेंट्स कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर हम लोग मिलने, फिर बातचीत हुई और पता चला कि ठीक है चलो आप कर रहे हो तो साथ में हम भी इसी में करते हैं। तो हम लोगों ने बात करी और फिर साथ में वो आर्टिस्टिकली ऑडिशियस शुरू हुआ था। तो वो हम लोगों ने कुछ टाइम तक करा, तो ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और लगा कि कुछ कुछ करके इसके आसपास रहा जा सकता है पोइट्री और परफॉर्मेंस के। तो आप परफॉर्म करने लगे, फिर वो ऑर्गेनाइज करने लगे, ऊपर से औरों को भी अपॉर्चुनिटी तो वो भी हम बातचीत करते थे कि यार क्या करें जिससे वो ना कि आर्टिस्ट को और स्पेस मिले, प्लेटफॉर्म मिले, मोनेटाइजेशन हो, वो सब बातें अभी भी चल रही हैं, उस टाइम पे भी चल रही थी, हालांकि चीज़ें बेहतर हुई हैं मुझे लगता है। तो वहाँ से फिर ऑर्गेनाइज करने का हुआ, और होस्ट का जो मुझे लगता है मेरा शुरू हुआ वो मैंने जब होस्ट किया तो उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये कि आप पोइट्रीज बहुत ज़्यादा डेली एक पोइट्री लिख के आप परफॉर्म नहीं कर सकते, या कुछ लोग करते होंगे, मैं नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि स्टेज पे और कैसे रहा जा सकता है। तो जब मैंने होस्ट किया पहला इवेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहला इवेंट अपना ही होस्ट करा या कहीं और अपॉर्चुनिटी मिली? याद नहीं, आई थिंक आर्टिस्टिकली ऑडिशियस में ये में भी ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना जब शुरू किया तो मैं होस्ट कर देता था। तो वहाँ पे होस्ट किया, और जब होस्ट किया तो पता लगा कि अच्छा आपके पास जब आप परफॉर्म करते हो तो सिर्फ 5 मिनट होते हैं या 3 मिनट होते हैं, लेकिन जब आप होस्ट करते हो तो आपके पास पूरी कमान होती है कि आप बार बार स्टेज पे जाओगे। तो वो कॉन्फिडेंस और वो ना बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार ये और करना चाहिए। और पर्सनली जब मैं होस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। राइट। और होस्ट करने के बाद जब मैंने परफॉर्म किया है जितनी भी बार, तो वो बेहतर हुआ है। नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी होस्ट करा था शुरू में, क्योंकि और वो तो मैंने मजबूरी में किया था क्योंकि हमने अपना स्टार्ट करा तो उसमें से कोई रेडी नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो यार, मैंने पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करी हुई है स्कूल वूल में, कॉलेज वॉलेज में, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। वो उस दिन शुरू हो गया, और उस दिन शायद 6-7 लोग आए थे, वो भी आधे ऐसे लोग थे जिनको स्कूटी से बिठा के हम ही लाए थे कि भाई हमें रिकॉर्डिंग करनी है, प्लीज़ आ जाओ देख लो। तो उस दिन उन 6-7 लोगों को अच्छा लगा, मेरी टीम को भी अच्छा लगा, हमारी टीम को भी। तो फिर मैंने कंटिन्यू करा, और मेरे को लगा कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है भाई। अब हर बार जाओ, माइक पकड़ो और एक शेर बोल दो, और इवेंट परफॉर्म करेंगे तो बस 5 शेर बोल सकते हो, इस पूरे दिन बोलते रहो। वो चीज़ तो है। तो ये 3 चीज़ें वहाँ से ऐसे शुरू हुई। चलो बहुत बढ़िया। बट अभी आप मतलब सेंट्रली आप दिल्ली पोइट्री इवेंट, दिल्ली पोइट्री कल्चर जो है ना, उसमें परफॉर्म करते हो, उसमें रहते हो। अभी मैंने अपनी दूसरी जॉब भी छोड़ दी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो पहली जॉब के बाद 1.5 साल तक मैंने सिर्फ पोइट्री और ये सब एक्सप्लोर किया। फिर मुझे लगा कि यार इससे अभी वो सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, तो आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी आई एक स्टार्टअप में जॉब करने की, वहाँ मैं करने लगा। फिर मैंने अभी ये दिसंबर में, लास्ट 2020 दिसंबर में छोड़ दी, और जनवरी से अभी मैं फिर से इसी सब चीज़ों में हूँ। अभी मतलब कुछ कुछ खुद का करने का है, बहुत ऐसा चल रहा है। तो सॉरी मैं सवाल भूल गया, आपने क्या पूछा था? नहीं, मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ कि आदमी की आत्मा कभी शांति नहीं होती है ना। पैसे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम, नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो है। तो वो फिर मैंने अभी दूसरी जॉब जब छोड़ी तो फिर उसके अराउंड फिर मैं अभी दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी
मैं परफॉर्म पहले भी जाता था, पर ऐसा है कि जॉब के साथ वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं या आपको बहुत टाइम देखना पड़ता है। तो मैं वो सब सोच के फिर मैंने क्या कि यार अब दिल्ली तो हो गया, दिल्ली के आसपास या दिल्ली से बाहर। तो जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी फिर मैं लाइक मुंबई भी गया था, अभी वहाँ पे 2-3 हफ्ते रहा, वहाँ पे हर जगह जितना हो सकता था वहाँ पे परफॉर्म किया। तो अभी यही है कि यार जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के भी और स्टेट में, अब वो बाउंड्रीज नहीं रखनी है कि यहीं परफॉर्म करना है। ऑसम। पर मेरे को लगता है कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंड्स ले आते हैं अपनी तरफ, राइट? जैसे एक मनहर जो है ना, फेमस है, वो एक याया बूट वाला है। तो उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा फंड आ रहा है और शायद उन्हीं को देख के आजकल के बच्चे शुरू करते हैं अपना भी, कि मैं भी शायद उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, शायद मैं भी उतना फेम, सक्सेस, एवरीथिंग वुड ऑलवेज ऑल्सो लैंड ऑन मी। तो अब मेरे को वो डिफरेंस समझ नहीं आता कि क्योंकि मैंने भी करके देखा और मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया कि अपने आर्ट के लिए आप कैसे और फंड्स ला सकते हो, मतलब हाउ टू गेट इट। मतलब आप वो पूछ रहे हो कि कैसे अपने आर्ट को प्रेजेंट करके आप, हाँ मतलब हाउ अपने कैसे अर्निंग कैसे करा जाता है, राइट? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरे साथ के ही आर्टिस्ट हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। तो वो सब ही जूझ रहे हैं इससे, ऐसा सभी कुछ जूझ रहे हैं, सभी जूझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत टाइम से कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है, राइट? तो पहली बात तो ये मुझे लगती है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं अर्निंग के उससे ना, तो अब मुझे ये नहीं पता कि कौन कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मुझे वो सोर्सेज नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि सबकी अपनी एक ऑडियंस है, राइट? वो ऑडियंस को वो अच्छा लग रहा है तो वो उनको देख रहे हैं, ठीक है? आपकी अपनी ऑडियंस है, किसी और की अपनी ऑडियंस है। तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट की जो वो होती है ना कि यार एक आपका ऑडियंस है, आपको उस तक पहुंचना है या उसको आप तक पहुंचना है। जिस दिन वो हो जाएगा फिर आप उस दिन एक तरह से कह सकते हो कि सक्सेसफुल, जो हम कहते हैं कि ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है? आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो। तो वो चीज़ है और उसका सॉल्यूशन मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये करें, क्योंकि अगर होता तो मैं भी वो करके ना, तो सब अपने अपनी ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, जो एक चीज़ आपने बोली कि आजकल के लोग जो अभी जो शुरू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस देख के जो फेमस हैं, वो सोशल हाउस भी आया एक तरह से, उन्होंने भी बहुत लोगों को फेमस करा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक मैसेज मेरी तरफ से ये है कि यार जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं ना कि यार ये वीडियो एक वायरल हो जाए तो मैं भी ना, तो वायरल होने के लिए मुझे नहीं लगता कि कंटेंट आपको लिखना चाहिए, पोइट्री लिखनी चाहिए। कंटेंट तो हो सकता है, बट पोइट्री मुझे लगता है कि आपका आर्ट आपको वायरल कराने के लिए नहीं है। जैसे मैं भी अपने पॉडकास्ट में पल्लवी और केना से लास्ट एपिसोड में बात कर रहा था, एपिसोड 3 में, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था कुछ, तो उन्होंने कि आपकी एक वीडियो वायरल हो जाए, क्या आप ऐसा कभी सोचते हो? तो हम लोगों ने वही, फिर उसका भी वही निष्कर्ष निकला कि यार वायरल होने के लिए लिखना, आप अगर लिखोगे तो एक वीडियो वायरल नहीं हुई तो आप छोड़ दोगे। तो मैटर ये करता है कि आपको जो इनर पीस मिल रही है आर्ट से, वो मिल रही है कि नहीं। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरल होने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि यार शुरू करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको फिर उसी हिसाब से यार देख लो कि अगर वायरल होने के लिए है तो अगर नहीं वायरल हो गए तो क्या तुम्हें छोड़ देना है ये करना। बट मोर प्रैक्टिकली सेइंग, थोड़ा सा तो प्रेशर रहता है ना कि यार अगर मेरे को ये करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मेरे को अपने आप को सस्टेन करना है इस बिजनेस में, तो आई शुड गेट सम सोशल मीडिया वैलिडेशन, है ना? मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाने चाहिए ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। बिल्कुल, है ना? पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, उनको भी बताना पड़ता है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से बच्चों का वो भी होता है, नए लोगों का, बच्चों का तो क्या ही बोलूँ, नए लोगों का थोड़ा सा वो भी मेरे ख्याल एक पर्सपेक्टिव होता है। और जैसे हमारा भी है यार, और हम ऐसा नहीं कि हम ऐसे हो गए कि नहीं मुझे तो व्यूज ही नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। बिल्कुल एक बेंचमार्क हो सकता है कि यार इतने टाइम से कर रहा हूँ और मुझे लगता है यार ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, तो चीज़ें पहुँचनी चाहिए। तो उसके सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे पहुँचे। जैसे मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बोला कि यार पोइट्री जो चीज़ है ना अभी बहुत कवर करके रखी गई है, उसको आपने कॉमन
हाँ कॉमन बहुत रूटीन बनाना है, right? हाँ, मतलब कि बहुत ही आपने मतलब अगर किसी से बोलो कि पोइट्री इवेंट देखने चलना है और किसी से बोलो कॉमेडी शो देखने चलना है, किसी से बोलो पोइट्री शो देखने चलना है, तो उसके दिमाग में आपको क्या लगता है क्या आएगा पोइट्री को सुन के और कॉमेडी को सुन के? तो वो जो बहुत हमने ऐसे ढक के रखा हुआ है ना, वो पहले हमें हटाना पड़ेगा और एक्सपोज करना पड़ेगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, है ना। पोइट्री को बहुत ही बोलचाल में लाना पड़ेगा, बोलचाल में है पर आप समझ रहे हो कि आपकी कविता को कौन किस तरह से रोज की बात बतानी पड़ेगी, है ना। जैसे एक अभिषेक अभिमन्यु है शायद, उन्होंने बोला कि जैसे उनके कॉमेडी इवेंट पे आया कोई, तो उसने बोला मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब दिल्ली में या मुंबई में या ऐसी जगहों पे, कम से कम ऐसी जगहों पे, बाद में तो बाकी शहर तो बाद में आएंगे, बट ऑडियंस आए। तो उसने इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई तुम्हारी तो बहुत ऑडियंस आती है, कह रहा वो मेरे को देखने आते हैं, वो कॉमेडी देखने नहीं आते। कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म जब देखने आओगे ना, तो वो कॉमेडी वैसे ही शायद पोइट्री का भी है कि जब तुम पोएट्री देखने आओगे रादर देन वन परफॉर्मर और जिसको तुम बहुत पसंद करते हो। अच्छी बात है ये, मतलब मुझे मेरे दिमाग में ये आया नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात कही है जिसने भी कही है। तो और मुझे लगता है कि अब मैं जब देख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं पोइट्री के साथ, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोगों ने 1 महीने का एक प्रोजेक्ट किया था, सड़क छाप, अच्छा, उदयपुर में। तो हम लोगों ने वहाँ पे सड़कों पे जाके परफॉर्म किया था, ठीक है। मतलब हम लोग 4-5 का ग्रुप था, हम लोग जाके बस परफॉर्म कर रहे हैं। रोज शाम में निकल गए फतेह सागर और कई जगह पे, गंगौर घाट है वहाँ पे, तो लोग इकट्ठे होते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, तो हम जाके वहाँ पे परफॉर्म करने लगते थे। कि उसका कॉन्सेप्ट ये था कि लोग आप तक नहीं आ रहे हैं तो आप लोग तक जाके परफॉर्म करो। और हमने यहाँ तक ये भी करा है कि हम लोगों ने अपनी कुछ ऐसा अंगोछा या टॉवल वॉल बिछा दिया और परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोगों ने पैसे भी वहाँ रखे हैं। मुझे लगता है ये एक माइंडसेट भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोई परफॉर्म कर रहा है और वो उसके आगे बिछा रहा है, तो दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ भीख की बात नहीं है, बेगर, बीइंग अ बेगर की बात नहीं है। वो आर्ट के लिए पैसे ले रहा है, तुम्हें पसंद आ रहा है दे रहे हो, नहीं दे। क्योंकि बाहर मैं देखता हूँ जब मतलब यूरोपियन कल्चर्स जो है वहाँ पे तो बहुत नॉर्मल है, रोज लोग गिटार बजा रहे हैं, जेंटलमैन टाइप बंदा, हाँ 9 to 5 वो जॉब भी कर रहा होगा शायद, वो शाम को अपने गाने बजा रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। और ये चीज़ अब मुझे लगता है यहाँ पे बड़े शहरों में तो एटलीस्ट शुरू हो रही है। जैसे सीपी में भी अभी वो कोई डांसर भी काफ़ी फेमस हुआ, तो हो रही हैं चीज़ें। पर वो ये ना, वो अथॉरिटी भी उसको, मतलब उसके भी कुछ केसेस आए कुछ तो अथॉरिटी वही है ना कि चीज़ें जब शुरू होती हैं तो पहले लोग अपोज करते हैं, वो कोर्ट है ना, पहले अपोज करते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। पर आपको अपने उस पर डटे रहना होगा कि यार मुझे ये करना है तो करना है, राइट। तो वो चीज़ मतलब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वो बेंचमार्क तो होता है यार, वो प्रेशर होता है। जैसे मैं भी कई बार अपना इंस्टा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इतने टाइम से कर रहा हूँ, थोड़ा और ग्रो हो जाना चाहिए था, रिफ्रेश करता रहो बार बार एक रील डालने पे। हाँ, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज एन आर्टिस्ट हम मिस करते हैं, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपने साथ वालों का जितना देखा है, राइट, कि हम और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है नहीं हो, पर इस टाइम पे अगर आपको फेमस होना है या आपको रिव्यूज चाहिए, तो डिसिप्लिन हो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं तो बहुत ही जूझते हैं, हाँ, मतलब कि नहीं हो पाता है यार, कि यार आपको लिखना भी है, आपको प्रिपेयर भी करना है, परफॉर्म भी करना है, आप आर्ट पे अपना टाइम दो कि आपको सोशल मीडिया पे देना है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप दूसरा बंदा रख के उसको, है ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करना है, और साइड में अपनी लाइफ भी तो चल रही है, वो अलग। इस टाइम पे आपको बहुत कुछ एक साथ मैनेज करना है, बस वो अगर आप कर ले जाओगे तो एक टाइम पे फिर वो चीज़ें मैंने देखा है ग्रो होते यार, कि डेली एक रील डाल रहे हैं और मैंने देखा कि एकदम से इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है। नहीं, वायरल होने पे तो मेरे एक दोस्त ने बोला था, मैं पहले बहुत ही पॉलिटिकल पोएट्री करता था, ठीक है, तो उसने बोला भाई पीट देंगे लोग, एक बार कोई बेसिक पोएट्री कर दे, वायरल हो जा, फिर जितना बोलना है बोल। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है। कह रहा नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार बेसिक पोएट्री कर दे, फिर जो तेरे को स्टाइल्स रखना, मैं कहा पीट तो वो तब भी जाएंगे। मुझे भी ये ऐसे बहुत सारे एडवाइस मिलते हैं कि रतन तुम जो करते हो बहुत अच्छा है, और बहुत मतलब ऐसी बातें हैं जो लोग सुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो आजकल चल रहा है उस पर भी कुछ डालो, है ना, वो मिलते हैं। पर एट द एंड यार आप एज एन आर्टिस्ट आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से, तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये ना, अब आर्ट भी जो है वो एल्गोरिथम को सर्व कर रहा है ना। अब आर्ट वो आर्टिस्ट को तो सर्व कर नहीं रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई मैं कैसे ऊपर आ जाऊँ, कैसे हैशटैग मेरे बेस्ट हो,
तो वो चीज़ें बन गई है मेरे ख्याल से, बट वो आई गेस हम सब लड़ पाएंगे उस चीज़ से और एक बढ़िया बनेगा। बहुत है यार इस पे, तो मुझे लगता है सिर्फ अगर इस टॉपिक पे बात की जाए ना तो घंटों निकल जाएंगे। नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही अहम सवाल है और मेरे ख्याल हर आर्टिस्ट को वो आंसर पता भी होता है और शायद नहीं भी पता होता है, ठीक है। वो मतलब जैसे एक महान आदमी ने बोला है, मेरे को नाम भूल गया, कि जो आर्ट है वो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की तरह है ना। और एक और बंदे ने सेम टाइम पे बोला, बीइंग एन आर्टिस्ट इज टू हैव होमवर्क एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, क्योंकि तुम्हें घर जाके वो करना ही है, मतलब वो तुम्हारे अंदर है, अर्ज है कि मेरे को ये करना ही है, तो वो रोज का होमवर्क है तुम्हारे दिमाग में, मतलब यू कांट लिव पीसफुली आफ्टर दैट, है ना। तो उस चीज़ को फोकस रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका आर्ट के साथ क्या कनेक्शन है। मतलब कईयों के लिए होता है बहुत कामिंग है, कईयों के लिए होता है जैसे मैंने बहुत लोग देखे कि क्यों नहीं लिख रहे आजकल, क्योंकि भाई बहुत खुश हुआ आजकल तो मैं लिख नहीं पाता, मैं खुशी में ना लिख नहीं पाता। मेरी इस बार वाली गर्लफ्रेंड मेरा धोखा देगी तो मैं बहुत लिखूंगा, तो मैं वायरल हो जाऊंगा। बट और कुछ लोग बोलते बहुत कामिंग एक्सपीरियंस है। मतलब सबके अलग अलग टेक्स है, तो आपका क्या है, मतलब हाउ डू यू लुक एट इट? आर्ट के साथ रिलेशन मेरा, मुझे लगता है आर्ट मेरे लिए बहुत ही ना डाइवर्स चीज़ें लेके आता है, और बहुत ही कोई एक मोटो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कुछ उससे फुलफिल होता हो, सिर्फ मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो मैं अगर आर्ट के साथ अपना रिलेशन देखूँ तो मैंने शुरू किया था, पहली पोइट्री जो मैंने लिखी थी वो खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखी थी, परफॉर्म उसको बाद में किया थोड़े चेंजेस करके, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो तो खुद को मोटिवेट करने के लिए कैसी लिखते हैं, मतलब थोड़ी वीर रस में रखते हैं या नहीं? तो मैं वो पूरा बताता हूँ आपको। कि जब मैंने लिखा उसको तो मैं घर पे था, बहुत ऐसा ना कभी कभी आपको खुद मोटिवेशन चाहिए होता है, राइट। तो पोइट्री ने मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पोइट्री ने मेरा हाथ थामा जब मुझे सिर्फ एक उंगली के सहारे की ज़रूरत थी। राइट। तो पोइट्री मैंने लिखा खुद को मोटिवेट करने के लिए, और उस पोइट्री का नाम है गिरता वही जो चलता है। वो मैंने परफॉर्म करा जाके, पहले पोइट्री। तो जब मैंने लिखा तो उसको परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा, खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा। और वो रस की बात आप करो तो यार मोटिवेशन आपको ज़रूरी नहीं है कि वीर रस ही थे। आपको एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे उलझन चल रही होती है वो थोड़ा सा काम शांत करना होता है। तो फिर आप जब उस स्टेट में आते हो तो आपको लगता है कि नाउ आई एम फाइन, आई कैन डू थिंग्स। तो उस टाइम पे मैं बहुत बेचैन था, और ऐसा मैं बहुत पहले से हमेशा से ये सोचते आता था कि यार क्या करना है, कैसे करना है ना। तो वो हमेशा रहता था कि यार कुछ अलग तो करना है, कुछ अलग तो करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता था। तो ऐसे ही परेशान था थोड़ा, और जब लिखने बैठा तो मुझे लगा कि यार हाँ ये चीज़ थोड़ी मुझे पीस दे रही है। तो मैंने एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचा कि एक बच्चा कैसे गिरता चलता है। तो वो गिरता वही जो चलता है वो उसी पे आया कि हाँ कि आप गिरते हो बचपन में, फिर उठते हो, फिर चलते हो, तो फिर वो भागते हो दौड़ते हो, फिर भागते दौड़ते हो, फिर गिरते हो। तो वो लिखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। तो वो पोइट्री ने मुझे मोटिवेशन दिया सबसे पहले। फिर जब मुझे पता लगा कि मैं परफॉर्म भी कर सकता हूँ इसको, तो कुछ पोइट्रीज मैंने परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए लिखी होगी, ठीक है। तो वहाँ से मोटिवेशन से फिर जर्नी शुरू हुई, फिर परफॉर्म करने के लिए भी कुछ लिखा। लेकिन हमेशा वो चीज़ याद रही कि जब मैं लिख रहा हूँ ना तो वो चीज़ मेरे अंदर से बहुत सच सा आना चाहिए ना, कि सच हो, है ना, कि अगर मैं सत्य हो, हाँ मतलब मैंने ज़्यादातर जो लिखा है वो अपने अराउंड ही और वैसे ही लिखा है कि ये मेरे भीतर और मेरे आसपास क्या चल रहा है, एक्सपीरियंशियल चीज़ें जो होती है ना। क्योंकि मुझे लगता है वो चीज़ सबसे पहले आपके अंदर से आती है। तो आपने जो एक्सपीरियंस करा है, तो एक तो हो गया मुझे मोटिवेशन मिलती है यार पोइट्री करके और ये लिख के। अपने आप को क्या बताते हैं कि अपने आप को हम क्या ये बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम ये बताते हैं कि भाई ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता है रहेगा? तो ये भी अपने आप में एक कामिंग थॉट है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है। और या तो हम अपने आप को बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक नहीं होगा, यू हैव टू चेंज इट। तो ये तीन मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा ये बताता हूँ कि सब ठीक नहीं होगा, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू एक्ट। क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि मैं अपने डिसीजंस पे, अपने जो भी मैंने उस पे रेजोल्यूशंस बनाए होते हैं उसमें मैं शायद नहीं करता उतना इम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि भाई करना है, यू ओनली यू हैव टू चेंज इट। तो मेरे ख्याल से 3-4 चीज़ें होती है। तो व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ कि
तो मुझे लगता है वो फिर हर स्टेटमेंट की अपनी जगह होती है. कई बार आपको उस स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि यार सब ठीक हो जाएगा ना. हाँ. और कई बार आपको क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लो फेज में होते हो ना, तो आपको एक वो चाहिए होता है, एक मोटिवेशन की, यार एक उम्मीद चाहिए होती है. राइट. तो उस टाइम पे अगर आप सीधे किसी के मुंह पे जाके बोल दो कि यार देख जो चल रहा है ना वो ऐसे ही चलेगा, है ना, एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हार्श हो जाएगा. तो मैं पहले हालांकि प्रैक्टिकलिटी वही है कि जैसे आप उस स्टेज पे आ गए हो कि नाउ यू से कि मेरे हाथ में ही है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा. हाँ. तो बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि यार सब ठीक हो जाएगा, पर कई बार ये भी लगता है कि ये स्टेटमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि यार सही है, सब ठीक होगा ना. राइट. तो फिर इस पे भी आते हैं कि यार देखो अब मुझे लगता है इस स्टेज पे वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है कि यार देख मतलब ये चीज़ें कुछ चीज़ें तो चलती रहेंगी. राइट. उसके साथ में आपको अपने डिसीजन, अपना काम, हाँ. तो पहले मैं बहुत अभी भी कई बार ऐसा होता है कि उसमें फिर उलझा रहता हूँ कि यार सब ठीक होगा. फिर अब वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है कि यार नहीं ठीक है, आप सिर्फ वेट करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तो बहुत लेट हो सकता है. राइट. या पता नहीं कब होगा, नहीं पता है आपको. हाँ. तो मैं एक बहुत छोटी सी पोइट्री है 4 लाइन की, तो मैंने कहीं ये लिखा था कि कुछ जो नहीं करना है वो ना करने के लिए, ठीक है, जो करना है वो करने के लिए, मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए. वाह. तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं वो काम करूंगा जो मैं अभी करना चाहता हूँ. राइट. पर उसमें आखिरी में उस पोइट्री में वो लाइन है कि सब कुछ ठीक कब होगा. तो वो जवाब आपको मिल जाता है कि यार देख ऐसे तो वेट करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा. आपको अपनी चीज़ें जितना आप एफर्ट्स डाल सकते हो वो डालते रहना चाहिए. वही बेस्ट मोटिवेशन है कि जो मेरे हाथ में है मैं वो कर रहा हूँ. वो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे और अपने सत्य से रहो ना. जैसे मुझे याद है कि मैं जब पॉलिटिकल पोएट्री करता था तो कई बार मेरा मन नहीं भी है तो मैं एक हुक डाल देता था कि कुछ पोएट्री कुछ पॉलिटिकल है ना. तो क्योंकि मेरे को पता था मेरे फॉलोअर्स को पसंद है, मैं जिनको सुनाता हूँ, जिस कल्चर में मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे मेरे को सुनते हैं, तो इसलिए सुनते हैं. और फॉलोअर्स से ज़्यादा वो आपको भी उस चीज़ में अच्छा लगता है वो करके. आपको अंदर से वो फील होता है कि यार कुछ. मैं सत्य की बात ही वही कर रहा हूँ ना कि जैसे मैंने कुछ डाल दिया हुक व्हेन आई एम नॉट फीलिंग इट, है ना. कुछ बारी ऐसा भी हुआ दैट यू सर्व द ऑडियंस rather than you serve yourself. तो मेरे 1-2 दोस्तों ने ये पकड़ा मेरी बात कि इस बार ना दिल से नहीं आया. बाकी लोगों ने तो ताली बजाई, बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, बाकी लोगों ने चुटकी बजाई, ताली बजाई, सब किया, समझा. बट कुछ दोस्तों को पता चल गया कि हाँ भाई इस बार दिल से नहीं आया, वो मतलब नहीं टच नहीं हुआ, जो तुमसे आता है वो तो नहीं है ये कुछ. तो मतलब देन आई थॉट कि हाँ यार हर बार फोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है तुम अपने आप को ना कैटेगराइज मत करो. मैं पॉलिटिकल पोएट्री हूँ, पोएट हूँ, मैं रोमांटिक पोएट हूँ, मैं एक करेजियस वीर रस वाला पोएट हूँ. तो मेरे ख्याल से वो रहता है. एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं कि वही कि कैटेगराइज करने से क्या होता है ना कि फिर आप बाउंड्रीज तो बना लेते हो, राइट. लेकिन पोइट्री और आर्ट का काम मुझे लगता है कि आप जिस भी फेज में हो लाइफ के, आपको ना एक पीस मिलता है आपको करके ना. चाहे आप वीर रस लिखते हो, चाहे आप कोई भी रस लिखते हो, आपको ना जिस भी फेज में हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उस फेज की कविताएं लिखोगे. अगर आपकी लाइफ में एक्चुअली जो भी चल रहा है ना उसी एक्सपीरियंस से, उसी चीज़ के अराउंड, क्योंकि आप उसी लेंस से देख रहे हो. आपके दिमाग में अगर ब्रेकअप वाली बातें चल रही हैं तो आप एकदम से खुश होके ऐसे दुनिया को नहीं देख सकते. सही बात है. तो आर्ट का फिर ख्याल नहीं आता ना कि गरीबी मिटाओ, एक्चुअली फिर ख्याल नहीं आता. तो आर्ट का काम ही वही है कि आपके अंदर जो चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट का काम वही है कि जो आपके अंदर चल रहा है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर पाएँ. तो वो फेज या जिस भी आप सिचुएशन मेंटल स्पेस में हो वो वहीं से आती है. तो आप खुश हो तो जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो आप जीने में, तो आप नहीं आर्ट क्रिएट कर रहे हो, वो अलग चीज़ है. पर वही चीज़ कि आपको सिर्फ वीर रस लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, उससे बेहतर है कि आप जो फील कर रहे हो ना, जो आ रहा है, क्योंकि वो करने के बाद आपको सुकून मिलना चाहिए. राइट. चलो एनी हाउ अब हम थोड़ा बहुत सीरियस हो गया मामला. तो थोड़ा फन लेते हैं. मेरे को दो चीज़ें बताओ. व्हाट यू हेट अबाउट द पोएट्री कल्चर, या तो दिल्ली पोएट्री कल्चर की बात कर लो या फिर आपने बाहर भी परफॉर्म करा है वहाँ बताओ. एंड व्हाट यू लाइक, मतलब व्हाट यू लाइक में बेसिक चीज़ें मत बोलना कि बहुत लोग आते हैं अपना दिल खोल के माइक लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट कुछ नया जो शायद ऑडियंस को ना पता हो. क्योंकि मैं बता दूँ, एक मेरे को जो हेट है दिल्ली पोएट्री इवेंट से,
वो ये है कि जब वो हिंदी पोइट्री पे भी ये करते हैं, अच्छा, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि भाई मेरे को वाह चाहिए, है ना, या तो मेरे को ताली चाहिए। इंग्लिश स्लैम में समझ आता है कि यू डोंट वांट टू ब्रेक और इंटरप्ट द पर्सन स्पीकिंग, क्योंकि उनका एक फ्लो होता है, पर हिंदी पोइट्री में तो वाह करो यार, ये क्या है यार। पहले लाइक पे आते हैं। हाँ यार बेसिक है मुझे लगता है, पर ये बहुत खूबसूरत चीज़ है एक्चुअली, है कि मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे कि लॉकडाउन वाले टाइम की, तो जब लॉकडाउन में सब ये पूरा बंद हुआ, ओपन माइक और जितने परफॉर्मेंसेज होते थे सब बंद हुआ, राइट। तो उस टाइम पे मैं और मेरे जितने आर्टिस्ट दोस्त थे जिनसे बात होती थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस करते थे कि यार हम स्टेज पे जाते थे, परफॉर्म करते थे, सामने जनता को ऐसे देखते थे, उनके शक्ल पे, उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो फील करते थे, इवेंट के बाद मिलते थे, चाय पीते थे। तो ये सब बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बट अगर आप सोचो कि अगर ये चीज़ें बंद हों फिर से, जो कि ना हो, तो टचवुड, तो जब वो बंद हुई थी चीज़ें, तो हम ये चीज़ मिस कर रहे थे, ये नहीं मिस कर रहे थे कि यार मुझे कितने पैसे मिलते थे और क्या होता था उससे ना, मुझे क्या मिलता था। हम अपना कितना एक्सप्रेस कर पाते थे, लोगों से मिल पाते थे, वो एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज होती थी, तो वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे हम। तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो वो बेसिक चीज़ जो होती है कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार इस इवेंट में ना, परफॉर्मेंस के बाद जब आप मिलते हो, चाय की टपरी के पास खड़े होते हो, वहाँ बातें करते हो, इवेंट के बाद वाली, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और मुझे लगता है कि ये हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे सोचो, अगर 4 कवि लोग, 4 आर्टिस्ट लोग ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनके आसपास शोर और दुनिया चल रही है, पर वो अपने बात में ऐसे मगन है बहुत, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आर्ट वो भी है ना कि एक तो आर्ट है जो कि मैं खाली रात में लिख पाता हूँ, मैं अकेले लिख पाता हूँ, बट ठीक है, मान लिया आप लिख पाते हैं अकेले, बट जो आप दुनिया से लेते हैं अपने आर्ट के लिए, वो तो आप भीड़ भड़क के में ही लेते हैं, वो तो आप लोग से मिलने लगते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट है, उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, मतलब व्हाट सेल्स योर बोट, कैसे तुम हर बार एक नई चीज़ लेके आते हो, राइट। तो उसने बोला सुबह 11 बजते, 11 से 1 बज जाता है, और कम से कम मैं रोज़ के 20 फ़ोन अटेंड करता हूँ। कहता थोड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ तो बाहर तो नहीं जा सकता रोज़, बट कोई दूर है, कहता कि मेरे सबसे वियर्ड इंस्टेंसेस होंगे कि एक उबर मैंने ली होगी शायद 2 साल पहले, उनका नंबर सेव्ड है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि उनसे तब बात हो गई होगी राइड पे, अच्छी खासी हो गई होगी। कह रहे मैं उनको दिवाली विश कर देता हूँ, ईद विश कर देता हूँ। और सेम एक बात वो हुई, एक और आर्टिस्ट से पूछा कि आप क्या करते हो, आप भी बहुत फेमस हो गए हो, बहुत ही भीड़ भड़का आ जाता है, साथ में पैप्स आ जाते हैं, तो उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं गाँव जाता हूँ और सब्जी वाला, दूध वाला और मेरे घर के जो हाउस हेल्प्स हैं उन सब से बातें करते, घंटों बातें करते। तो दैट्स व्हाट आई टेक फ्रॉम द वर्ड, और फिर मैं आपको वो प्रेजेंट करता हूँ, उन्हीं की स्टोरीज, उन्हीं की कहानियाँ। कहता है जैसे मैंने मतलब किसी एक्टर से ही बोला था ये, तो उसने बोला मैंने पिछली फिल्म में ना एक ये किया था, एक कि बात पे वो बंदा पीछे अपने ऐसे करता है, ठीक है, तो उसने बोला कि ये मैंने अपने दूध वाले से लिया था। अच्छा। तो मतलब कितनी ब्यूटीफुल बात है। तो शायद ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है। हाँ, तो पोएट्री में भी यही है शायद। मतलब आपको डेली लाइफ से ही मिलती हैं ना चीज़ें। हाँ। आप जो, वही मैंने बोला कि आप का जो भी आपके लाइफ में चल रहा है ना, हाँ। चीज़ें वहीं से निकल के आएंगी। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कविताएं ही लिख रहे हो या सिर्फ वही लिख रहे हो, वो अलग चीज़ है कि आप सिर्फ वही एक्सप्रेस करना चाहते हो जनता के सामने, वो ठीक है। बट मुझे लगता है कि यार जब आप अपने लिए लिखते हो ना, तो आप फिर वही लिखते हो कि जो आपके जहन में चल रहा है। आप हो सकता है कि आप परफॉर्म सिर्फ वही करते हो, राइट, या आपने मान लिया है कि आप सिर्फ वीर रस की कविताएं लिखते हो, तो आप उसी अराउंड लिख रहे हो। राइट। तो यार लाइक का तो वही है कि एक ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और एक और बताओ, लाइक एक और यार, और कुछ तो नहीं आ रहा है ज़हन में। आप बताओ आपको क्या पसंद है, फिर मैं देखता हूँ उससे कुछ। मेरे को लाइक से ये पसंद है सबसे ज़्यादा, तो कि जैसे कुछ पोएट्स की मैंने कमिटमेंट देखी है कि अब जो पोएट से कनेक्शन है ना, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा आर्टिस्ट से आर्टिस्ट का, पोएट से पोएट का भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कमेडियंस भी अच्छे, सिंगर्स भी बहुत अच्छे। मतलब जैसे हमारा कोई इवेंट है और वो दूर दराज कहीं नोएडा के या फिर गुड़गांव में है, ठीक है, बहुत ही दूर है, मेट्रो कनेक्टिविटी भी ज़ीरो है, ऑटो लेके आना पड़ेगा,
पर मैंने ये देखा है जब तुम काउंट लेते हो और जितने लोग हाँ बोलते हैं उनमें से 80 to 90% आ जाते हैं। जैसे मर्जी करके आए वो, चाहे तुम्हें मेट्रो पे फ़ोन करके बुलाए कि भाई अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हमें पिक कर लेगा, या ऐसा कुछ, मतलब कुछ अपना सिस्टम बनाए। बट इफ़ दे हैव कमिटेड टू इट तो 80 to 90% आई हैव सीन मेक इट। नाइस। तो हेट का मुझे ऐसे इससे याद आया कि एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है कि जब भी मैं एज एन ऑर्गेनाइजर फ्री इवेंट्स डालता हूँ ना, हाँ तब आ तो लोग रजिस्टर बहुत सारे कर देते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है ना। अच्छा। कि जब एक्चुअली वो होता है ना कि आपने कहीं 50 रुपए दे के रजिस्टर करे हैं ना, तो आपके दिमाग में एक रहता है कि यार 50 रुपए गए हैं, वहाँ जाना है, आपको याद रहता है। ट्रू। तो जब भी हम फ्री इवेंट्स, ओपन माइक्स और जब भी ऐसे ऑर्गेनाइज कराते हैं तो वो डिसिप्लिन मुझे नहीं देखने को मिलती है। लोग रजिस्टर कर देते हैं और फिर उस टाइम पे एज एन ऑर्गेनाइजर जब आप कंफर्मेशन के लिए फ़ोन करते हो कि आज इवेंट है आप आ रहे हो ना, ऐसा ना हो कि यार 2 लोग ही बैठे हैं, तो उस टाइम पे बहुत लोग का था कि अच्छा आज ही था, अच्छा कितने बजे, अच्छा टाइम, तो लोग डिटेल तक नहीं याद रहता है लोगों को, वो पोस्टर भी ढंग से नहीं देखते हैं। तो वो मुझे लगता है सामने सब कुछ है, एक बार वो देख लो, और फ्री हो या कैसा भी हो, आपने रजिस्टर किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन्फॉर्म करो कि यार मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। तो वो मुझे एज एन ऑर्गेनाइजर बहुत ऐसे चुभता है। हाँ वो चुभता है कि वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। राइट। बाकी सब बढ़िया यार, अच्छा चल रहा है। बाकी तो हाँ मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि यार मैंने देखा है कि लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है मुझे वो उनकी कविताएं नहीं पसंद हो, पर वो बहुत अपने कंटेंट को लेके कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मैंने बहुत नए नए लोगों को भी, जो अभी आज पहली बार परफॉर्म करने, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है मैं पहली बार गया था तो यार वो कॉन्फिडेंस कहाँ था। राइट। तो वो चीज़ है कि लोग आ रहे हैं, बहुत लोग, मैं तो बहुत लोग को जानता भी नहीं हूँ, मैं बस पुराने वालों को ज़्यादा जानता हूँ जो जिनके साथ शुरू किया था, पर अभी एक बहुत ज़्यादा लोग, एक भीड़ आ चुकी है जो परफॉर्म कर रही है अपनी कविताएं। मुझे तो याद है हमारे इवेंट पे एक आते थे एक बंदे, मतलब ही वॉज वेरी गुड, तो उनका नाम था अहमद फराज, है ना, जो आरजे थे। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, मतलब मैंने 1-2 बार उनके इंस्टेंसेस देखे हैं कि कोई परफॉर्म कर रहा होगा जो कि उनके मतलब का मेल खाता होगा, है ना, जो उनका स्टाइल है परफॉर्म करने का। तो जब वो परफॉर्म करके निकल गया तब वो बोलते थे कि अरे आई वुड लाइक टू स्पीक यू आफ्टर द इवेंट। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जितना मुझे पता चला, तो किसी ने पूछा कि भाई हाँ, बाद में बात हुई, तो ही वुड मेक श्योर टू टेल हिम वेयर ही लैक्ड, अच्छा, वेयर ही वाज वेरी गुड, where he was exceptional, but also how he could improvise, how he could improve himself. तो मैं कहा वो भी एक सीनियर पोएट्स में आता करते हैं ये होता है। मतलब आपको कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लोग स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे भी ऑडियंस से बोल देते हैं, which is I don't think कि right. हाँ वो एटिकेट नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। बट वही है कि ये अभी भी होता है, अभी भी हम लोग इवेंट्स में जाते हैं, कुछ लोग जैसे बुलाएगा कि आप आ जाओ, इतने लोग नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में आप भी परफॉर्म कर दो एज एन गेस्ट स्पीकर, क्योंकि आप इतने टाइम से कर रहे हो तो आपको पता। तो फिर होता है कि यार जो नए लोग होते हैं उनको कई बार हम लोग भी जाके सामने से बात करते हैं कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा करा, यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है। ओके। ये नहीं बोलते कि यार खराब करा है हाँ, वो तो क्योंकि यार सबने शुरू करा है, सबने वो सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं। तो सही बात है। एनी हाउ, अब बताओ एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि भाई जो आर्ट है ना वो दुर्गति में नहीं होता है, ठीक है, वो तब होता है जब तुम्हारे पास लेजर का टाइम हो। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आर्ट जो होता है वो बहुत बार क्रांति भी लाता है, बहुत बार रेवोल्यूशन भी लाता है, कुछ बहुत मतलब अगर तुम रशिया को देख लो, इटली को देख लो, फ्रांस को देख लो, और इंडिया को भी देख लो, यहाँ भी इतनी किताबें लिखी गई है, कितनी पोइट्री करी गई है। जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो मैंने कहा ऐसी ज़रूरी नहीं है दुर्गति में आए, ठीक है। तो उसने बोला नहीं, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट आजकल जो है, आजकल व्हेन यू हैव टाइम तब यू कैन रीच आउट टू आर्ट। उससे पहले तो तुम्हें पैसे कमाने हैं, फैमिली का ध्यान रखना है, फ्रेंड्स, फैमिली, घर वाले। तो मैं बोलूँगा कि व्हाट डू यू थिंक कि जो आर्ट है वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है? मतलब डू यू थिंक कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी है? यार आर्ट के साथ क्या है ना कि मैं हमेशा तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा कि पहली चीज़ जो आर्टिस्ट है वो मुझे लगता है कि वो आर्ट जो भी क्रिएट कर रहा है उसको खुद को
सेटिस्फेक्शन एक मिलना चाहिए। मैं इसी के अराउंड हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि यार कोई चीज़ करके वो भी आर्ट जैसी चीज़ अगर करके मुझे खुद को पीस नहीं मिल रहा है, राइट, तो अगर कोई सोसाइटी के बारे में भी लिख रहा है ना, तो वो हो सकता है सोसाइटी को लेके बहुत सेंसिटिव है और उसको चीज़ें परेशान कर रही हैं, राइट, है ना। तो आप ये तो, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, और उस टाइम पे दिल्ली में काफ़ी वायलेंस चल रहा था, CA/NRC वाले टाइम पे। तो मैं जॉब कर रहा था, मैं ऑफिस में जाता था तो मैं देखता था कि सारे लोग काम कर रहे हैं ना, और मैं चूँकि आर्ट भी कर रहा था, हो सकता है उसमें से भी कुछ लोग हों आर्टिस्ट, मुझे नहीं पता, पर सारे लोग मैं देख रहा था, एटलीस्ट अंदर क्या चल रहा है नहीं पता, पर वो काम कर रहे हैं। और मैं जाता था तो साथ में मैं आर्टिस्ट कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे ये चीज़ एक्सपोज भी था कि क्या क्या चल रहा है। ओके। तो मैं और उसके बाद फिर कुछ एक डॉक्टर के साथ, प्रियंका नाम था उनका, उनके साथ भी ऐसा केस हुआ था कुछ। ओके। तो वो सब चीज़ें एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था, और एक दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी थी। तो मैं ऑफिस जाना था मुझे, और मैं पता नहीं बहुत परेशान था, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि यार मतलब पता नहीं, बहुत परेशान, ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा है कि कैसे शांत करूं इसको ना, ठीक है, कि कुछ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक हेल्पलेसनेस थी। तो मैं 1.5-2 घंटे तक मैंने सोचा, बहुत इधर उधर दिमाग कुछ चल रहा था। फिर मैंने एक पोइट्री लिखी, उठो, और वो लिखने के बाद मुझे ना थोड़ा सा लगा कि यार एटलीस्ट अपना मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रीब्यूशन, एटलीस्ट मतलब जितना दे सकता था। ओके। तो फिर मैं तैयार होकर फिर मैं ऑफिस जा पाया, उससे पहले नहीं। तो यार ऐसा नहीं है कि आर्ट, अब मुझे नहीं पता कि वो किस सेंस में बोला, बट ऐसा नहीं है यार कि जो लोग के पास खाने पीने का नहीं है वो भी आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है वो खाने पीने के लिए भी वो चाह रहे हो कि यही लोगों को पसंद आए और मैं इससे खाने पीने की चीज़ें भी ले पाऊँ। तो वो सोचना तो यार मुझे नहीं लगता कि सही होगा कि आप, सही बात है, उसमें आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम होगा सोचने का, तो आप हो सकता है अलग तरीके का आर्ट क्रिएट करो। आपके पास अगर सब चीज़ें हैं तो आप फिर आराम से बैठ के लैपटॉप में हो सकता है देखो कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, और फिर उस पर आर्ट क्रिएट करो। लेकिन जो आप जी रहे हो ना, उस पर जब आप आर्ट क्रिएट करोगे तो वो आपके अंदर से एकदम वो वाला निकलता है, सच्चा वाला। तो ऐसा नहीं है, आर्ट कहीं भी क्रिएट हो सकता है, बट इन द एंड आर्ट क्रिएट करके आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो एक आर्टिस्ट होगा तो वो कैसे भी करेगा, है ना, जिस भी फेज में है, चाहे उसको खाने को नहीं मिल रहा, ना खाने को मिले चाहे मिले। सही बात है। नहीं वही है, मेरी भी यही बात हुई थी कि जो आर्ट होता है वो क्रिएट होने का कोई टाइम नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ना, कि हो सकता है कि बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है और मैं नहीं उस टाइम पे लिखूंगा, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, कि यार अब मैं लिखने बैठ रहा हूँ तो दिमाग में उस समय थॉट थोड़ी आएगा मुझे अगर मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया है तो मैं, वो डिपेंड करता है कि वो अब उस टाइम पे अगर मेरे पास खाना नहीं मिल रहा है मुझे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों, तो उस टाइम पे अगर मैं कुछ बैठ के लिख रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है 3 दिनों, तो वो अपनी सिचुएशन पे आर्ट, एक तरह से आर्ट क्रिएट कर रहा है। राइट। पर वही है कि आपको किस चीज़ की भूख है ना। वो अगर आपको आर्ट की भूख है, आपको लगता है कि यार मैंने आज तो कुछ लिखा ही नहीं, जैसे आप वो कह रहे थे कि आज पूरा दिन निकल गया मैंने कुछ नहीं लिखा, तो आप हो सकता है भूख सब भूल के सबसे पहले लिखना शुरू करो। डिपेंड करता है कि यार आप कितनी भूख है आपको किस चीज़ की। जैसे वही है, मैंने एक फेलो आर्टिस्ट से बात करी थी, तो उसने यही बोला था कि व्हाट आई डू, मैंने उससे बात की थी कि कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब हमारे तो राइटर्स ब्लॉक आते रहते हैं, मतलब 6 महीने तो राइटर्स ब्लॉक ही चलता है बिल्कुल है ना। तो उससे मैंने बात करी, तो उसने क्या किया, उसने मेरे को कोविड में ये सजेशन दिया था। उसने बोला भाई नो मैटर व्हाट, सिट फॉर 1 आवर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, इन फ्रंट ऑफ योर नोटपैड, जब जी कुछ लिखो मत लिखो, ठीक है, कुछ सोच रहे हो तुम, जैसे उस टाइम कोविड चल रहा था फॉर एग्जांपल, तो कोविड के बारे में रिसर्च करो, ठीक है। कोविड के बारे में रिसर्च नहीं करनी, कोई फिल्म पसंद है, फिल्म के बारे में और पढ़ो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, या फिल्म देख लो 10 बार और देख लो फिल्म, ठीक है। उसने बोला कि एक आपको रूटीन बनाना पड़ेगा अपने लिए, जो कि आपकी पोइट्री को कहीं ना कहीं फ्यूल करता रहे। मतलब एक टाइम पे इंसान के अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो लाइफ में चल रहा है वो कम हो जाते हैं, है ना। एक टाइम पे जिसकी बहुत ही सरल जिंदगी चल रही है, शायद उसके लिए वो एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो
कुछ ना कुछ तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम्हारी पोएट्री, आर्ट जो भी फ्यूल होती रहे, वो फ्यूल होती रहे। तो आप एग्री करते हैं? सही बात है, बिल्कुल। ये हालांकि मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि वो मैंने बोला ना डिसिप्लिन की कमी, राइट। तो आर्टिस्ट की लाइफ में मतलब मेरी लाइफ में एटलीस्ट वो डिसिप्लिन की डेली बैठ के लिखना है कुछ, वो डिसिप्लिन लाना, आई एग्री कि वो आपको एक मसल मेमोरी और वो सारी चीज़ें, अगर आपको प्रोफेशनल राइटर बनना है तो आपको डेली लिखना पड़ेगा। एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलना है उसको, तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो वो प्रैक्टिस वाली चीज़ है। पर कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जिनको ना जब फील होता है तभी लिखते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं अभी तक इसमें हूँ, इस वाले में। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ राइटिंग का, है ना, इनके इन फ्यूचर मान लो कि मैं इसी में फ्रीलांसिंग या कुछ शुरू कर दिया किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में, एड्स लिखना शुरू कर दिया फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे वो चीज़ मुझे वो डेली करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो अभी हम ना थोड़ा सा वो डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि इसको प्रोफेशनली एज अ काम की तरह देखना है कि सिर्फ आर्ट की तरह देखना है, जो मुझे अच्छा लगता है करना, ठीक है। तो मैं अभी इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, तो इसलिए आर्ट की तरफ, हाँ, तो इसलिए मैं बहुत ही रैंडम जब चीज़ें आती हैं फील होता है, या लगता है कि बहुत टाइम से नहीं लिखा, आज कुछ लिखते हैं, तो उस टाइम पे हूँ। हालांकि उसमें एक बैलेंस चाहिए, जो मैं एग्री करता हूँ, तो वहाँ पे आने की मैं भी खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया, तो अब मुझे इसमें और इन्वॉल्व होना है, तो मैं अभी वॉइस ओवर की चीज़ें देख रहा हूँ कि कहाँ पे फ्रीलांसिंग मिल सकता है ना, तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि, और जो चीज़ मुझे अच्छी भी लगे करने में और उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो बैलेंस लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कुछ सीखना है कि गज़लें कैसे लिखनी है, तो डेली उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो वो सीखने वाली चीज़ के लिए आपको डेली चाहिए। अगर आप सिर्फ बहुत ही वैसे रैंडम वाले राइटर हो तो आपको नहीं बैठना है, मत बैठो, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है कि हाँ आपको किस तरह का राइटर बनना है। राइट, ठीक है। तो फिर हम रैप करते हैं, इतने ही मेरे सवाल हैं। आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर दो। मुझे ऐड बस यही करना है कि थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा वही है ना कि अब तक मैं चेयर के उस कुर्सी पर रहा हूँ एज अ होस्ट। मैंने कई लोग को बुलाया है कि आपको पता ही है मेरा भी है, वो मैं बाद में पिन कर दूंगा, तो वो चल रहा है, तो वहाँ पे रहा हूँ मैं। लेकिन आज पहली बार इस सीट पे बैठ के आपके सवालों का जवाब देना, बातचीत करना, पॉडकास्ट मुझे लगता है बातचीत वाली चीज़ है, तो उसके लिए वो मुझे बहुत मैं एक्साइटेड भी था और बड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है करके कि ना बहुत टाइम से, क्योंकि मैं ये लगता है कि पॉडकास्ट जब आप करते हो ना तो आप 1-to-1 और एक बाउंड्रीज में भी रह के और 1-to-1 बहुत सारी अपनी चीज़ें, अंदर की चीज़ें शेयर करते हो, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे इसीलिए लगती है कि आप तसल्ली से बैठ के बातें कर रहे हो, ठीक है। आप और किसी चीज़ की आपको वो नहीं है कि ये क्या होगा वो क्या होगा इस पे, तो वो मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है पॉडकास्ट करते रहेंगे हम, और बढ़िया हम आते रहेंगे विद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी हम करते रहेंगे। और आपका वेरी मच थैंक यू कि आप इतनी दूर से आए, एक तो नोएडा से वेस्ट दिल्ली आए, वो अपने आप में स्ट्रगल, वो किसी भी आर्ट से बड़ा स्ट्रगल है मेरे ख्याल। हाँ यार, वो एक हेट वाली चीज़ आपने पूछी थी ना, तो उसमें ये दिमाग में भी था कि यार ज़्यादातर इवेंट दिल्ली में होते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार नोएडा वासी के लिए, बट अब नोएडा में भी होने लगे हैं। चलो बढ़िया, थैंकफुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन विद रतन जायसवाल, जो कि आने वाले टाइम पे क्या अभी भी प्रेजेंट में बहुत उम्दा पोएट है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है, और एक पॉडकास्ट होस्ट हैं जिनका पॉडकास्ट का नाम है आर्ट इंस्पायर्स आर्ट बाय रतन जायसवाल। तो वो भी आप चेक कीजिए और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।